नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दोपहर के 1 बज रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश भर में, पूरे देश भर में ये मुद्दा गर्म है। क्या लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा? ये चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होने के साथ ही देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीते हफ्ते में हर रोज औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हालात बिगड़ने जा रहे हैं। लॉकडाउन की अटकलों पर चर्चा इसलिए भी गर्मा रही है क्योंकि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। हालांकि कई राज्यों ने दोबारा लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है, लेकिन कुछ राज्य तेजी से बिगड़ रहे हालात को देखते हुए लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लाना मजबूरी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें लिखा गया कि इस ट्वीट में ये जानकारी दी गई कि सरकार मिशन बिगिन अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया और वैसे ही इसे हटाना भी होगा। खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हम कोरोना से लड़ते वक्त भी अर्थव्यवस्था को ठप नहीं कर सकते। अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगेगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है, आपको चलने फिरने के लिए इजाज़त दी है, इसका मतलब नहीं है कि आप झुंड के झुंड में चलो। तो लोगों ने भी इसका गैर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो सचमुच ही आपको काम है, ऑफिस ने बुलाया है तो आपको जाना चाहिए, वरना इस प्रकार बिल्कुल ही जैसे कि कोरोना भाग गया है, इस प्रकार से लोगों की जो मानसिकता हो गई है तो मजबूरन ये कदम उठाना होगा कि फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर बात करने के लिए दीपक रावत जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बताइए कि दिल्ली की स्पेसिफिक स्थिति क्या है और दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर क्या जानकारियां इस वक्त आ रही हैं? देखिए, दिल्ली की हालत इस वक्त ख़राब है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 35,500 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। 20,000 के आसपास एक्टिव केस हैं। 1,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि मौतों को लेकर नगर निगम और सरकार के बीच लड़ाई है। वो कह रहे हैं 2,000 हो गया, सरकार कह रही है 1,000 मौतें हुई हैं। लेकिन लॉकडाउन पर जब सवाल पूछा जाता है, सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका लगातार ये कहना है कि लॉकडाउन जब किया गया तब वो ठीक था, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अब उसी के हिसाब से काम भी चल रहा है। लेकिन आगे लॉकडाउन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी देखना है और हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी होगी। उसके हिसाब से उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फ़िलहाल दिल्ली में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े दिल्ली सरकार ने दिए हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि बेड कम है और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे बढ़ेंगे इस पर अभी विचार ही चल रहा है। तो अगर सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन आगे नहीं होना चाहिए और केस इसी रफ्तार से बढ़ते रहें, 15 दिन में मामले डबल हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि सरकार किस तरफ काम कर रही है। लेकिन सरकार फिलहाल लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। तो सरकार अभी लॉकडाउन के फेवर में नजर नहीं आ रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति जो देख रहे हैं, खासतौर पर अगर दीपक मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लोगों को जिस तरह से बाजारों में घूमते फिरते देखा जा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि किस तरह का संकट देश भर में, खासतौर पर देश की राजधानी में लगा हुआ है। और लोग इतनी भीड़ लगाकर, कोई बाजार के लिए निकला हुआ है, कोई किसी और काम से निकला हुआ है। मेरे साथ साधना भारती जुड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी से। दीपक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। साधना भारती जी, मुझे बताइए कि आप स्पेसिफिक अपने राज्यों की बात कर लीजिए। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर लॉकडाउन को लेकर आप लोग क्या तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या फिर नहीं? मेरे साथ मुंबई से अभिषेक भी जुड़ गए हैं। साधना भारती जी, आपका जवाब इस पर। जी, मैं यही कहूंगी कि जिस तरह की कंडीशन अभी देखी जा रही हैं, उसको देखते हुए हम फैसला लेने का काम करेंगे। अगर यही कंडीशन बनी रही कि लोग जिस तरह से लापरवाही बरतने का काम कर रहे हैं, तो अगर जरूरत पड़ती है तो उस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने ये मांग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कांग्रेस पार्टी ने की है कि कम से कम 70% हॉस्पिटल के बेड्स को कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व किया जाए और जब तक 10% इस जो संक्रमण का दर नहीं हो जाता तब तक लॉकडाउन को जारी रखने की निर्देश देने का काम मानवाधिकार आयोग करे, क्योंकि अभी स्थिति हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार की अगर बात करें तो ये वर्चुअल रैली करने में लगे हुए हैं, कहीं ये सरकार को राज्य। मैं वापस साधना भारती आपसे जो सवाल मैंने पूछा, मैं चाहूंगी आप उसी पर जवाब दें। महाराष्ट्र को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जानकारी आ रही है कि आपके कुछ महाराष्ट्र में मंत्रियों को भी कोरोना हो गया है। देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो ये कोरोना तो किसी को भी फैल सकता है ना, तो उसमें सतर्कता रखने की जरूरत है। और यही कह रही हूं मैं
कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, जायज सी बात है। अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रही हैं तो मैं दिल्ली में हूँ इस समय, मैं दिल्ली की बात भी आपके सामने रख देती हूँ। दिल्ली के अंदर जो पेशेंट है, ओवर टेस्टिंग के लिए 8 लैब्स को बंद किया गया। दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेशियो इस समय पर देखने को मिल रहा है। 38 हॉस्पिटल में से जो 5 हॉस्पिटल है वो कोविड के लिए रिजर्व किए गए। वहीं इनकी जो एप्लीकेशन जो आंकड़ा बताती है, और जब हम हॉस्पिटल में, कांग्रेस के एक बड़े नेता गए अभी हॉस्पिटल में, जब उन्होंने कहा कि आपके एप्लीकेशन में तो 20 बेड दिखा रहे हैं और आपके पास कितने, उन्होंने कहा हमारे पास 0 है, इस एप्लीकेशन में टेक्निकल इशू होगा। तो इस समय पर जरूरत है सरकारों को सतर्कता बरतने की। देखिए साधना भारती, ये बात तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह के डेटा को गड़बड़ तरीके से दिखा रहे हैं। कई बार आपने बताया कि ऐप में दिखा रहे हैं, लेकिन वहां गए तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई बेड ही नहीं है। इस तरह की व्यवस्थाओं को वो बेहतर करने की बात कह चुके हैं, तो बार बार इस बात को उठाने का मतलब नहीं बनता है। हाँ, जरूर ऐसे मामले सामने आ रहे तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे संज्ञान में लाइए, हम उसमें एक्शन लेंगे। हमारे साथ शिवम छाबड़ा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है साधना भारती जी, बाकियों को भी बोलने दीजिए। शिवम छाबड़ा जी, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ रहा है देश भर में, भारत 5वें नंबर पर आ गया है, आप लोगों के विचार में अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, लेकिन जान से बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? ये देखिए, शायद मुझे लगता है कि इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए पहले लॉकडाउन किया गया था कि जान से बड़ी चीज कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत सफल उस दौरान हमने प्रयास किया था, जिसको विश्व भर ने बड़ा सराहा था उस एफर्ट को। मुझे लगता है कि अनलॉक होने के बाद शायद देश की जनता थोड़ी सी अपने आप को लचीलापन आया है, और लगातार जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि यदि लोगों को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा कि साहब संकट अभी कम नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लगातार जारी है, और आने वाले 2 महीने में उसकी बढ़ने की क्षमता, उसकी बढ़ने की जो स्थिति है, जो स्पाइक रेट है, वो लगातार बढ़ेगा। इसका अनुमान लगातार जो हेल्थ के हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के मामले में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन जरूरत सबसे बड़ी प्रीति ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखना। मुझे लगता है प्रदेश की सरकारें जितनी भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे किसी और दल की हो, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उस स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत सजगता से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यही जहां भी कोई कमी है उसको ठीक करने की जरूरत है। साधना जी भी बोल रही थी, मुझे लगता है वो बीजेपी से बहुत ऑब्सेस्ड है, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस पार्टी से जारी है। लेकिन उनको भी समझना होगा कि राजस्थान के अंदर में, छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार की स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हुई हैं। महाराष्ट्र की स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। आज देश में सबसे ज्यादा केस अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में है। शिवम छाबड़ा जी, मैं तो ये चाह रही थी कि आप स्पेसिफिक होकर किसी स्टेट की बात ना करें, आप कलेक्टिवली बताइए कि केंद्र सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। बहरहाल आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया। व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात जरूर करते रहे। इस बीच दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर कुछ चल रहा है? सर नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर कुछ चल रहा है? सर नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। साधना, दिल्ली में तो साफ तौर पर कह दिया है सत्येंद्र जैन ने कि भाई हम लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, तो फिर दिल्ली के हालात को कैसे बेहतर किया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है वो तेज होती जा रही है हर दिन। देखिए, यही मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इन्होंने कह दिया लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। आप अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो बेड्स की फैसिलिटीज बढ़ाइए। आपके आंकड़े कुछ और बताते हैं। ये तो आके कभी केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसा कर रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप महाराष्ट्र के अंदर में लॉकडाउन क्यों नहीं करते? प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पूर्ण अधिकार है कि वो निर्णय कर सकती है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों राजनीति कर रही है? राजस्थान में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल चैनल पे आकर के बखान करना कोई समाधान नहीं है। यदि आपको लगता है लॉकडाउन आपके प्रदेश के लिए आवश्यक है तो आप कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। मैं प्रीति जी अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगी। ये तरीका ठीक नहीं है। तो बीच में सुनिए, अब आप अगर बात कर रहे हैं सुनने की तो सुनिए। देखिए, इस लॉकडाउन के अंदर सीरियल के धारावाहिक तो बंद हो गए, मगर आपके धारावाहिक तो बंद नहीं हो रहा सर। आप अपने पहले धारावाहिक बंद कीजिए, पहले अनप्लैन्ड लॉकडाउन का धारावाहिक, फिर आप सर मेरे धारावाहिक छोड़ दीजिए साधना जी, आप विषय पे आइए। लगातार आप विषय से विषादन कर रही हैं। आप पे लॉकडाउन करने की क्षमता है तो आप कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करने की जरूरत है तो कर लीजिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन करना है तो कर लीजिए।
रखिए ना। साधना भारती, आप अपनी बात पूरी करिए। आप खरीद चला रहे हैं, धारावाहिक प्रीति जी, ये बड़ा ही बहुत डिफरेंट है कि आप लगातार विषय से डेविएट कर रही हैं साधना जी। राजनीति कभी कर लेंगे, हम करने में मना नहीं कर रहे हैं। आपके पास ये प्रीति जी कोई विषय नहीं है राजनीति करने का। नहीं चलेगा, बहुत गलत बात है। साधना भारती जी और शिवम जी, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ कि प्लीज आप अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे तो आप लोगों की बातों को सुन पाएंगे, आपसे जुड़े हुए लोग। मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगी, तब तक थोड़ी देर के लिए आप भी शांत रहिए। अभिषेक पांडे, जरा बताइए महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि भाई लॉकडाउन हम आगे नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन जो संकट की घड़ी है, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, अब तो पुलिस वाले भी हो रहे हैं किस तरह से कोरोना पॉजिटिव, मंत्री की भी जानकारी आ रही है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप बताइए कैसे लड़ेंगे? देखिए प्रीति, महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आगे वो फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की महाराष्ट्र में स्थिति है, खासकर दो तरीके हैं। एक तो महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं जो बिल्कुल चिंता की बात है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आर्थिक संकट भी खड़ा होने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ने हाथ खड़े किए कि उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, वैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी आ सकती है कि महाराष्ट्र में रेवेन्यू नहीं है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि अब वो आगे लॉकडाउन बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। लोगों को खुद से सामने जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लेकर दूसरी चीज़ें, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है, और खासकर उन केसेस में डॉक्टर्स की लापरवाही, अस्पताल की लापरवाही जो कई बार आ रही है। कई सारे जो बॉडीज़ हैं, कई सारे पेशेंट वो गायब हो रहे हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है। आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से आकर के मिला और उन्होंने सरकार की शिकायत की, स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की, तो निश्चित ही सरकार के लिए चिंता की बात है। हालांकि सरकार ने ये क्लियर किया है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नियम शर्तें सरकार जरूर लाएगी, और हो सकता है हमारी जो जानकारी है, जो बड़ी खबर ये हो सकती है मैं तो यही देखना चाहती हूँ अभिषेक, वो नियम शर्तें क्या होंगी जिससे महाराष्ट्र के हालात को बेहतर किया जाएगा। जो आंकड़ा लगातार हर दिन बढ़ रहा है, हजारों की संख्या में बढ़ रहा है, वो कैसे काबू में आएगा? इस बीच कांग्रेस का आरोप है कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि लूट हो रही है। आम आदमी, साधारण आदमी के जेब पे डाका डाला जा रहा है। दुनिया की बाजार में जब पेट्रोल जो हम विदेश से लेते हैं, जिसको कहा जाता है कच्चा तेल, वो सस्ता होता जा रहा है, और इतना सस्ता हो गया है कि जितना पहले कभी नहीं था। तो ये बढ़ाए क्यों रहे हैं? शिवम छाबड़ा जी, जवाब दे दीजिए। अब प्रमोद तिवारी सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन दाम और महंगाई के पीछे ही पड़े हुए हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दावे कर रहे हैं। प्रीति जी, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि इस दौरान जब संकट की स्थिति देश पर आन पड़ी है, और ना सिर्फ देश पर पूरे विश्व पर आन पड़ी है, दुख की बात है कि हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां लगातार राजनीति करने पर उतारू हैं। इसमें अब आप बताइए कि अगर बैरल के रेट बढ़ रहे हैं तो ये तो पेट्रोल मिनिस्ट्री तय कर रही है। जब घटते हैं तब भी तो मेजर रूप से घटते हैं, तब तो कोई इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। प्रमोद तिवारी जी तब तो नहीं कहते कि साहब इंटरनेशनल बाजार के अंदर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आप क्यों कम कर रहे हैं। तो ये तो मार्केट फोर्सेस जनरेट करती हैं, मार्केट फोर्सेस तय करती हैं पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस को। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार बहुत सहजता से और स्थितियों को जानकारी आकलन करके सब निर्णय करती है, जनहित में निर्णय करती है। इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बहुत छोटी सी ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटी सी बात ये कहना था प्रीति जी, दिल्ली की स्थिति की आपने चर्चा करी, मैं बार बार एक बात पूछ रहा हूँ, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन जारी था, तो आपने 2 महीने के दौरान दिल्ली की सरकार ने क्या तैयारी करी? भाई आप अपनी स्वास्थ्य सेवा को आपने सुदृढ़ करने के लिए आपने क्या काम किया? आप देखिए लगातार इतना रेट बढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री जी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? और मैं किसी दोषारोपण में नहीं पड़ना चाहता, केवल उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ कीजिए, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, अपने अस्पतालों की स्थिति को बेहतर कीजिए। चलिए ठीक है, आप दिल्ली के बारे में सवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ कोई नहीं जुड़े हैं, नहीं तो मैं उनसे जरूर ये सवाल करते। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जरा बताइए मध्य प्रदेश में हालात क्या है, कोरोना से लड़ाई किस तरह आगे बढ़ रही है और लॉकडाउन को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं कुछ?
जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बात हुई मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो उनका कहना है कि फ़िलहाल तो लॉकडाउन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। और जो अनलॉक 1 के लिए जिस तरह से 1 तारीख से जो शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, उसके आधार पर पूरा मध्य प्रदेश फिलहाल चल रहा है। लेकिन आज सुबह सुबह जैसे आप इससे समझ सकते हैं कि अब सरकार ये सोच रही, जैसे भोपाल है, भोपाल में आंकड़ा 2000 के पार निकल गया है, हालांकि उसमें से 1400 मरीज ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 2000 से ऊपर आंकड़ा निकला, 85 नए मामले बीते 24 घंटे में आए। तो अब यहाँ पर प्रशासन ने फैसला किया कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, यानी बाकी के 5 दिन तो बाजार खुलेंगे और 2 दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। तो सरकार के अलग अलग स्तर पर सरकार विचार भले ही कर रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से दोबारा लॉकडाउन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश के लोग ये सुनकर राहत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एहतियात बरती जाए और वो लोग एक मिसाल कायम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार अभी लॉकडाउन को लेकर कोई इस तरह की बात नहीं सोच रही है। इधर कांग्रेस ने कोरोना से लड़ने की केंद्र सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन, 5वां लॉकडाउन नहीं, वो अनलॉक 1 शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं थी। पहले जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया, इतना सख्ती से किया, केवल 500 केसेस थे, केवल 10 डेथ थी। आज लगभग 3 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है। हम इकोनॉमी को खोलने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। साधना भारती, केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करना तो आसान है, लेकिन जरा आप ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा काम कांग्रेस अगर केंद्र में होती तो करती और इस तरह के हालात ना बिगड़ते। मैं सिर्फ इतना, पहले तो शिवम जी बीच में ना बोले, मैं सिर्फ इतना ही यही कहूंगी कि पहले तो अनप्लान्ड लॉकडाउन था। मैंने पहले भी कई बार कहा, भारतीय रेलवे इतनी कुब्बत है कि एक दिन में 2 करोड़ से अधिक पैसेंजर्स को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इन्होंने वो काम नहीं किया, मजदूरों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने इनसे कहा आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हैं, राजनीति तो आप कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बताइए, अगर मजदूरों को आत्मनिर्भर, किसानों को बनाना है तो आप कर्ज पैकेज देकर बनाएंगे ना, कैश पैकेज दीजिए। आज भाषण नहीं, राशन की जरूरत है, इसीलिए वर्चुअल रैली करने से ज्यादा अच्छा है कि आप धारावाहिक बंद करें वर्चुअल रैली और खरीद फरोख्त की, आप किसानों और मजदूरों को कैश पैकेज दे डायरेक्ट। हमने कहा 5000 रुपए प्रति महीना 6 महीने तक 13 करोड़ अति गरीब परिवारों को दीजिए। 65,000 करोड़ रुपए क्या सरकार खर्च नहीं कर सकती? जब 72,000 एलईडी पे ये लोग पैसा खर्च कर सकते हैं वर्चुअल रैली में, तो क्या केवल 65,000 करोड़ रुपए आप किसान मजदूर को नहीं दे सकते? राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड के अंदर किसानों को 72,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, तो ये तो केंद्र सरकार है। आप केवल 65,000 करोड़ रुपए कैश, डायरेक्ट कैश नहीं देने का काम कर सकते। सिर्फ बातें बनाना, सिर्फ धारावाहिक चला देना, दीपक जलाओ, घंटी बजाओ, फूल बरसाओ, ये धारावाहिक से काम नहीं चलेगा। आज प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इनके लिए आज विकास और किसान की साधना भारती, लेकिन देखिए, जब आप सत्ता में नहीं रहते आप कुछ भी कहते रहिए, आपकी बात सिर्फ इसलिए मानी जा सकती है कि आप सत्ता में नहीं है और आपको मौका है कहने के लिए। सत्ता में रहते हुए जो एक्शन लिया जाना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और सरकार होती तो वो कुछ और तरीके से लॉकडाउन करती है। लॉकडाउन वाली बात अगर ऐसा था तो आप ही के शासित राज्य पंजाब थे जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन किया था, तो ना करते। बहरहाल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभिषेक आपका भी और मनोज आपका भी शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के साथ मृतकों के शव रखे जाने पर भी दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। तो एक बार फिर से ये आपको अहम खबर बता दें जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ रही है। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि भाई आपने टेस्टिंग कम क्यों की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के साथ मृतकों के शव रखे जाने पर भी दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है कि इस तरह की हिला हवाली क्यों हो रही है और अगर इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कोरोना के संबंध में काफ़ी सख्त अलग अलग राज्य सरकारों पर, साथ ही केंद्र सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर चिंता जताने के
साथ साथ टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, ये सवाल पूछा है। एहतशाम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। एहतशाम, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बातें पूछी हैं बहुत बेसिक है, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से लगातार इसकी खबरें आ रही हैं। आज क्या क्या हुआ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद और क्या क्या बात निकल के आई जो इसके साथ और जोड़ी जा सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं उसके मद्देनजर इस पे सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और खास तौर पे इसमें दिल्ली के मामले देखे जा रहे हैं और कोर्ट ने विस्तृत तौर पर दिल्ली की हालत पर चिंता जताई है कि यहाँ पर इतने सारे जो कोरोना के मामले हैं वो क्यों बढ़ जा रहे हैं और इसमें क्या सरकार के तरफ से कोई लापरवाही है, क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आए हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में टेस्टिंग बहुत कम हो गया है और टेस्टिंग कोई इलाज तो नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग कोई इलाज तो नहीं है लेकिन उससे कंट्रोल करने में आसानी होती है, इसलिए टेस्टिंग को किसी भी तरह से मना नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति टेस्ट कराना चाहता है तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि टेस्ट किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा तकनीकी आधार पर टेस्टिंग कम नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े कंपेयर भी किए कि दूसरे राज्यों में कितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और दिल्ली में कम हो रहा है। दिल्ली में जो अस्पताल हैं उसमें काफी मिसमैनेजमेंट दिख रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। इसलिए अब पूरे जो अस्पताल में प्रबंधन किस तरह से हो रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से हलफनामा मांगा है, उनसे दाखिल चलिए करने के लिए देखते हैं इस कहा। नोटिस के जवाब में क्या कहा जाता है इन राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम जानकारी के लिए। इधर पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में ग्रेफाइट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर हंगामा किया है। यह हंगामा दो मजदूर संगठनों के बीच आपसी मतभेद को लेकर हुआ। दोनों ही संगठन टीएमसी से जुड़े थे जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से जुड़े मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। वहीं संख्या में मजदूर कंपनी के गेट पर पहुंचे और गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम दिखे। मजदूर काफी देर तक हंगामा करते रहे जबकि कुछ मजदूर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि एक मजदूर संगठन ने दूसरे मजदूर संगठन पर बाहर से मजदूरों को लाकर काम करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां हंगामा बढ़ गया। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खुले मैदान में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर देखते ही देखते आग की लपटों से घिर गया। धू-धू कर जलते हेलीकॉप्टर से चारों तरफ धुएं का गुबार छाने लगा। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं सामने आई और ना ही इसकी वजह पता चल पाई है। तो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्वीरें पुदुकोट्टई की है, जहां पर अचानक से ये धू-धू कर हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, ना ही इसकी वजह पता चल पाई है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई और वजह रही। राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कड़े आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन खरीद फरोख्त पूरा न होने से राज्यसभा चुनाव टाला गया। चुनाव है राज्यसभा के लिए, ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर भी मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है,
तो वो सिर्फ अपना टाइम ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है। उसका दूरगामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं। इधर इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने से संबंधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब वहां पुलिस पहुंची तो कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस पहले समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं सुनी तो उन्हें गाड़ी में उठाकर ले गए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कंपनी में एक मजदूर की मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक मजदूर जमीन पर पड़ा हुआ है। जांच में यह भी पाया गया कि वीडियो फरीदाबाद की एक फैक्ट्री का है। इस वीडियो में मरने वाले मजदूर के परिवार का आरोप है कि कंपनी में मजदूर से जबरन 36 घंटे काम कराया गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी और थकान की वजह से पहले उसे खून की उल्टी हुई और फिर वहीं कंपनी में ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहुत ही दर्दनाक है ये तस्वीर, क्योंकि परिवार का मुखिया चला गया है और परिवार को इस बात की वजह ही नहीं पता कि आखिर हुआ क्या उनके घर के मुखिया के साथ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद का ये वायरल वीडियो है जिसमें एक मजदूर ज़मीन पर पड़ा हुआ है। जांच में ये भी पाया गया कि वीडियो फरीदाबाद की एक फैक्ट्री का है और इस वीडियो में मरने वाले मजदूर के परिवार का आरोप यह है कि कंपनी में ये काम करता था मजदूर, जहां जबरन 36 घंटे उससे काम लिया जाता था और थकान और गर्मी की वजह से उसे खून की उल्टी हुई और अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। फोन आया है जिसमें कि बताया गया कि आपके भाई को मतलब तबीयत खराब हो गया। तो हम वहाँ गए तो कंपनी वालों ने बताया कि काम के दरमियान शाम को इनको मतलब 6:30-7 बजे के बीच में चक्कर सा आया, जिसमें कि मुंह से ब्लड आया। डे किए, डे के बाद नाइट लगाएं और फिर नाइट के बाद डे में थे। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,97,535 हो गई है। वहीं अब तक 1,47,195 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,41,842 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के 10,956 नए मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 97,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 38,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां मरीज 34,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार हो चुका है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,838 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। ऐसे देश में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 20,23,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 8,02,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,01,000 के पार हो गई है। भारत अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पर आ गया है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 2,97,535 हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर हो गया है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,92,000 से भी ज्यादा है। बिहार के कटिहार में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान कई लोगों के हाथ में बड़ी लाठियां नजर आई। 2 लोग पहले आपस में भिड़े और एक दूसरे को पीटने लगे, जिसके बाद हंगामा और बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच लाठियों से भी मारपीट शुरू हुई। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस नेता परवेज खान पर कोरोना फैलाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता परवेज खान ने अपने फार्म हाउस पर बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी, जिसमें शिवसेना के नेता चंद्रकांत रघुवंशी समेत कई नेता और पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी थी और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा और ना ही लोगों ने मास्क लगाया। इसके कुछ दिन बाद ही रिसेप्शन में खाना पकाने वाला रसोइया कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। हालांकि पॉजिटिव आने के वाले आदमी को कांग्रेस नेता ने अपना करीबी रिश्तेदार बताया। दावा किया गया कि समारोह में 50 लोगों के शामिल होने के नियम के बावजूद वहां 100 से ज्यादा लोग जुटे थे। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सीज फायर तोड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में पंजाब के गुरदासपुर का एक जवान शहीद हुआ है, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान इलाके में मातम छा गया। शहीद गुरचरण सिंह को अंतिम विदाई के साथ श्रद्धांजलि दी गई और सलामी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में उनके 6 महीने के बेटे को भी शामिल किया गया। गुरचरण अपने पीछे एक 1.5 साल की बेटी और 6 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। बिहार के पूर्व चंपारण में एक दुकान में भीषण आग लग गई है। बताया गया कि आग कपड़े की दुकान में लगी है, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तंग गली में दुकान होने की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।